अली लारीजानी की सूरत में ईरानी क़यादत को एक और बड़ा नुकसान हो चुका है। अब अली लारीजानी जो आयतुल्लाह ख़ामेनेई के बाद ना सिर्फ ईरान को लीड कर रहे थे बल्कि मुल्क की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी साजी में भी उनका अहम किरदार था। क्या उनके बाद ईरानी क़यादत में कोई पावर वैक्यूम पैदा हो सकता है या ईरान के हमलों में मज़ीद शिद्दत आएगी जिसका ऐलान किया जा रहा है? इसी पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन एक और तनकीद जो डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान पर जंग शुरू करने के हवाले से की जाती रही वो ये थी कि क्या इस जंग में अमेरिका इजराइल के प्रेशर में शामिल हुआ। इस हवाले से नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट का रेजिग्नेशन भी सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने अमेरिका के इस हमले को मैन्युफैक्चर्ड करार देते हुए ये कहा कि ईरान अमेरिका के लिए कोई फौरी ख़तरा नहीं था। केंट के मुताबिक अमेरिका ने यह जंग सिर्फ इजराइल और इसकी ताकतवर अमेरिकी लॉबी के दबाव में शुरू की है, जबकि इससे पहले यूके सिक्योरिटी एडवाइज़र जोनाथन पॉल का भी ये बयान सामने आ चुका है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में मुआहदा करीब था मगर पहले ही हमला कर दिया गया। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान शाहिद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, अंजा साकिब साहिबा मौजूद हैं और ज़रार खोड़ो साहब मौजूद हैं। आप तीनों एक्सपर्ट्स हैं, बैनुल अक़वामी अमूर के तजिया निगार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा साहब आपसे आगाज़ करूँगा। कल जो अफसोसनाक ख़बर हमने सुनी है सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी अली लारीजानी के हवाले से, बहुत से लोगों की राय में तो ख़ामेनेई साहब की असैसिनेशन के बाद ये सबसे बड़ा धचका है ईरान को, लेकिन कुछ लोग ये भी समझते हैं कि ये उससे भी बड़ा लॉस है क्योंकि लारीजानी साहब को ब्रेन ऑफ द सिस्टम कहा जाता था और ख़ामेनेई साहब विदाउट अ डाउट ही वाज 86 ईयर्स ओल्ड, लेकिन जो फ्यूचर था ईरान को लीड करने की जो बात हो रही थी, इवन मुज़ाकराती अमल जो पहले चला जिसमें जो न्यूक्लियर एसिड्स हैं उससे मुतल्लिक टॉक्स हुई, उसका भी ये हिस्सा रहे, बहुत ही आम पोजीशंस पे सर्व किया। क्या लगता है आपको कि इस असैसिनेशन के बाद ये जो ख़दशा ज़ाहिर किया जाता है कि स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा ईरान में, क्योंकि मेन स्ट्रीम की जो लीडरशिप है उसमें आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट शख्सियत यही थे। डू यू एग्री विद दिस? नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस। देखिए, अगर स्ट्रक्चर से हमारी मुराद है कि पूरा जो ईरानियन निज़ाम है बाशमूल पासदारान इनकलाब, IRGC, बसीज, सिक्योरिटी सर्विसेज, मेरा ख्याल है कि ये तो चलते रहेंगे। जैसे कि आप हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, जंग के आगाज से पहले इन्होंने वैसे ही डिसेंट्रलाइज कर दिया था। ठीक है, मैं हरगिज ये नहीं कहना चाह रहा कि अली लारीजानी साहब एक अनइम्पॉर्टेंट शख्सियत थे। आई थिंक डेफिनेटली, जैसे आपने कहा कि हायरार्की में ही वो अप थे। वो एक फिलोसोफर भी थे, वो सोल्जर भी रहे हैं, डिप्लोमैट, और जैसे आपने दुरुस्त फरमाया, जितनी भी सालिसी की कोशिशें की जा रही थी या मीडिएशन या इंटरलोक्यूशन, उसमें इनका एक कलीदी किरदार था। मेरा ख्याल है कि एक लिहाज से इसको टारगेट करने का ये भी मतलब है इजराइल की जानिब से कि कोई ऐसा बंदा बचे ना जो एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन किसी भी हाल में मुमकिन कर सके। लेकिन मेरा ख्याल है कि द स्ट्रक्चर ऑफ ईरान विल स्टे इंटैक्ट, कम अज कम इस जंग के दौरान। यकीनन डिकैपिटेशन जो स्ट्राइक्स होती है इस किस्म की, वो बेस उनका ये होता है कि जैसे अमेरिकन अक्सर कहते हैं कट ऑफ द हेड ऑफ द स्नेक, लेकिन यहां पर सिर्फ एक हेड नहीं है ना, कई हेड्स हैं। और जो स्ट्रक्चर है मेरा ख्याल है कि वो इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि इस वक्त मेरा ख्याल लग रहा है कुछ इस तरह की इंडिकेशंस हैं कि जो ऑपरेशनल कंट्रोल है इस जंग का वो वैसे ही IRGC के हाथों में है। जी सही, बिल्कुल। ये उस्मान साहब आपकी राय भी यही है कि ये जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं ये कोलैप्स करेगा, नहीं करता? इसके साथ साथ बसीज फोर्सेस के जो कमांडर हैं गुलाम मुर्तज़ा सुलेमानी, उनको भी असैसिनेट किया गया और लारीजानी साहब के हवाले से भी हमने बात की है। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये बचा लेगी ईरान के स्ट्रक्चर को और वो परसिस्टेंट है, इतनी रेजिलियंट है, या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा इर्रिपेरेबल डैमेज कर दिया है? नहीं, मेरे ख्याल में स्ट्रैटेजिक सेटबैक तो डेफिनेटली है, लेकिन जिस तरीके से ईरान का एक सिस्टम एक मैट्रिक्स की तरह जो है वो बिहेव करता है और वो दोबारा से अपने आप को मैनेज करने के काबिल है, क्योंकि उनका इंतज़ामी ढांचे को तो नो डाउट वो कोशिश कर रहे हैं इजरायली कि वो बार बार जो है वो डैमेज करें, लेकिन वो क्रिपलिंग ब्लो नहीं आ सकता वहाँ के ऊपर, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की तरह वो काम करता है। बाकी नो डाउट लिंचपिन थे, डी फैक्टो रूलर थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और मैं सेकंड करता हूँ ज़रार खोड़ू साहब के पॉइंट को कि इजराइल चाहता है कि कोई भी वहाँ के ऊपर नेगोशिएशन के हवाले से इस तरह की शख्सियत बचे ना। हम देखते हैं अली शाह महानी को हिट किया गया जब हम ओमान के अंदर थे और यहाँ पे अली लारीजानी को है, तो इस
इसमें कोई शक नहीं है। एक ऐसे वक्त में जब खबरें आ रही हैं कि स्टीव विटकॉफ व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं इराक़ची को और इराक़ची रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो ऐसी खबरों का जो कि आप ड्रॉप साइट एक वेबसाइट है अमेरिका के अंदर, काफ़ी ज़्यादा लोग अपना अथेंटिक जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो उन्होंने क्लेम किया है कि उसके बाद जो है इजराइल जो है उसने स्ट्राइक का ऑर्डर दे दिया। और जिस तरीके से एक डिफाइंस मूवमेंट हमने देखा 3 दिन पहले वो सड़क के ऊपर थे, तो ये चीज़ तो स्टैब्लिश हो चुकी हुई है कि रजीम जो है वो कंसोलिडेट उसने अपने आप को किया है। और जो पीपल आर रैलिंग अराउंड द फ्लैग, तो बहुत मुश्किल है कि वो ईरान को इस तरीके से डैमेज कर सके। याद रखें, ईरान यहाँ पे स्प्रिंट रनिंग के लिए नहीं खड़ा, वो मैराथन खेलने के लिए आए हुए हैं। ये अमेरिका है जो यहाँ से हिट एंड रन करना चाह रहा था, लेकिन एस्केलेशन ट्रैप के अंदर वो आ गया। सही, बिल्कुल। इस पे जो बात कर रहे हैं उस्मान साहब, ज़रार साहब, ये इज़ इट पॉसिबल कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट हों लारिजानी साहब को लेकर भी, क्योंकि कहा यह जाता है कि अमेरिका के इंटरेस्ट में था कि वो टॉक्स को आगे बढ़ाते, इस सारे अटैक के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें लारिजानी साहब जो हैं वो इम्पॉर्टेंट और क्रूशल शख्सियत थे, लेकिन इजराइल ने उनको एक स्टेप अहेड जाके असैसिनेट इसीलिए कर दिया कि कोई मुज़ाकरात की स्पेस रहे ही ना, बचे ही ना। डू यू एग्री विद दिस नैरेटिव? देखिए, मैं एक्चुअली एक चीज को क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। अमेरिका के इंटरेस्ट है क्या? मतलब अभी तक थोड़ा सा आई थिंक में रिवाइंड करने की जरूरत है। 2 दिन कबल ट्रंप ने एक बहुत लंबी, बहुत ही इनकोहेरेंट किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस या Q&A किया मुख्तलिफ सहाफियों के साथ। यकीनन आप सबने देखा होगा, कम से कम उसकी झलकियां देखी होंगी, जिसमें वो कहता है कि यार नहीं, तेल तो हमारे पास बहुत है, हमारे पास तेल ही तेल है, हमने ये जंग ऐसे ही आउट ऑफ हैबिट की है, मे बी वी डिड इट आउट ऑफ हैबिट। अब इस तरह का जब बंदा कमांडर इन चीफ है दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री की, तो हम कितना चीजों को स्ट्रेटेजिक लेंस से देख सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक लेंस से देखने लग जाते हैं, हम एक बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि जिस बंदे ने ये जंग शुरू की, ही मे बी कंप्लीटली मेंटली अनस्टेबल। मैं आपको मजीद में आपको सबूत पेश कर सकता हूँ, वैसे सबूत की जरूरत तो है नहीं। सही। माजी में तो वो कहता था ना कि नहीं, हमने जंग नहीं करनी, फिर एकदम उसने आके जंग कर दी। क्यों? क्योंकि यार मुझे फीलिंग आ रही थी। अच्छा नहीं, वो इजराइल की वजह से। अच्छा यार, क्योंकि हमारी आदत है, हम अमेरिका है, हमारी आदत है जंगे करने का। इट इज कंप्लीटली इनकोहेरेंट। और उसके साथ साथ उसी स्पीच में 4 बार उसने अपनी ही बात, अपने ही बयानात की तरदीद की है कि हमें मदद की जरूरत है, नहीं हमें मदद की जरूरत नहीं है, मतलब विद इन 2 मिनट्स। फिर जब उससे और सवाल पूछा गया, उसने कहा कि हाँ, मेरा मूड हो रहा है कि मैं क्यूबा को भी ले लूं, और मैं जो चारा करना चाहूं क्यूबा के साथ मैं कर सकता हूं। एक अभी अमेरिकन सेनेटर, मुझे उनका नाम याद नहीं है, उनके मैं अभी क्लिप सुन रहा था अमेरिकन मीडिया पे, उनका कहना था कि यार 40 साल बेंजामिन नेतन्याहू ने इंतजार किया कि कोई एक ऐसा अमेरिकन सदर मिले हु इज स्टूपिड एंड रेकलेस इनफ, ये उनके अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं हैं, टू गो टू वॉर विद ईरान। और बिल आखिर उसको ऐसा एक प्रेसिडेंट मिल गया है। सो आई थिंक कि जो रोल ऑफ ट्रम्प्स पर्सनैलिटी एंड रोल ऑफ ट्रम्प्स मेंटल हेल्थ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। माना कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती भी है, लेकिन जब आपका अमेरिकन सदर कह रहा है कि जी हमने तो सोचा ही नहीं था कि अपना हुर्मुज़ बंद होगी। अच्छा यार, ये खलीजी रियासत को कब क्यों हमले कर रहे हैं? दैट्स नॉट प्लेन फेयर। तो मतलब हाउ डीपली शुड वी थिंक अबाउट दिस? बिल्कुल बिल्कुल। इससे तो मतलब मुझे तो खौफ आता है फ्रैंकली, मतलब आपका सोच के सही तो ये मेथड टू मैडनेस नहीं है, बल्कि ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी या फिर माइंडलेसनेस है।